जय हिंद साथियों। तो हम आपको तैयारी करा रहे हैं सीटेट एग्जाम 2022 की, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें हम देखने वाले हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि वो शिक्षक भ्रमण के बारे में क्यों बातचीत कर रहा है बच्चों से। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है, विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम को पूरा करेंगी, या फिर विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, या वह अपना समय बिताना चाहता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण करना एक दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है, जो वास्तविक जीवन के अनुभवों के आधार पर विद्यार्थी की ज्ञान रचना में वृद्धि करने में सहायक होती है। भ्रमण पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथियों आपने भी देखा होगा कॉलेज और स्कूलों से बाहर टूर जाते हैं, वह इसी वजह से जाते हैं कि बच्चा जब साक्षात उसका अनुभव करता है तो उसको अच्छे से समझ जाता है, उसके बारे में सारी चीजों से याद हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है आज के प्रैक्टिस सेट का। कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल का उपयोग किस किस में किया जाता है? डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधियों में, या फिर ड्राई क्लीनिंग में। तो इनमें से किस किस में कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है यह हमें इसमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। इन सभी में कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है, चाहे वो डामर बनाने में हो यानी कि रोड बनाने में, प्लास्टिक बनाने में भी, पेंट बनाने में भी, औषधियों में भी और ड्राई क्लीनिंग में भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? इंद्रधनुष में जो विभिन्न रंग होते हैं उनका सही क्रम क्या होगा? तो इंद्रधनुष में रंगों का क्रम हम याद रखेंगे विबग्योर के नाम से। आइए समझते हैं विबग्योर है क्या। ये एक स्पेलिंग होती है BIBGYOR। विबग्योर एक स्पेलिंग होती है, जहां V से होता है वोलेट यानी कि बैंगनी रंग, I से होता है इंडिगो यानी कि नीला जामुनी, B से ब्लू नीला रंग, G से ग्रीन होगा जो कि हरा रंग का है, और Y से होगा येलो पीला रंग, O से ऑरेंज नारंगी रंग, और R से होगा रेड लाल रंग। तो ये हमें क्रम इस तरीके से याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 बैंगनी, नीला जामुनी, नीला, हरा, पीला या फिर नारंगी लाल। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों हम इसे हिंदी में भी याद रख सकते हैं। हिंदी में इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बैनी आहा पिनाला। हमने स्टार्टिंग के इनके अक्षर ले लिए हैं, बैनी आहा पिनाला, बैनी आहा पिनाला, ये हम हिंदी में याद रख सकते हैं। और अगर अंग्रेजी में याद रखना हो तो आप याद रखना है विबग्योर। विबग्योर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है आज के प्रैक्टिस सेट का। पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 है चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन मेंडल या फिर न्यूटन। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक सन 1859 में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। टैडपोल साथियों किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे मछली के, मेंढक, टारपीडो या फिर ध्रुवीय भालू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 मेंढक। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। टैडपोल मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। साथियों वर्ष 1958 में सबसे पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मेंढक के टैडपोल का सफल क्लोन बनकर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? हमें इसमें से बताना है जो आपस में संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है इमली, आम, नारियल या फिर नीम। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नीम। ये तीनों खाद्य फल देते हैं। इन तीनों के पेड़ खाद्य फल देते हैं, लेकिन नीम का पेड़ कोई भी खाद्य फल नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किस शहर में स्वायत्त शासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? हमें उस शहर का नाम बताना है जिसमें नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है सोनीपत, हिसार, अंबाला या फिर पंचकुला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सोनीपत। सोनीपत में कोई भी नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। हमें निम्न में से बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है आपस में। ऑप्शन नंबर 1 है रिकेटस, स्कर्वी, रतौंधी या फिर रेबीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 रेबीज। ये तीनों ही विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, जबकि रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। साथियों रिकेटस रोग में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है हमारी। और स्कर्वी साथियों दांतों से संबंधित रोग है, मसूड़ों से संबंधित रोग है। रतौंधी साथियों आंखों से संबंधित रोग है, इसमें आंखों में धुंधलापन आ जाता है रतौंधी में, और विटामिन ए की कमी से यह रोग होता है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 9 है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों सीधा सीधा ये क्वेश्चन बनता है कि मैंग्रोव पादप कहां पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है लवणभीत दलदल में, मरुभीत क्षेत्र में, गर्म व आर्द्र क्षेत्र में या फिर शीत क्षेत्र में। तो साथियों मैंग्रोव पादप पाए जाते हैं लवणभीत दलदली क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, एक समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं। साथियों अगर एक गिलास पानी में हम थोड़ी सी नमक डाल दें तो क्या पानी बढ़ जाएगा, गिलास में पानी ऊपर तक आ जाएगा, यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 एक समान रहेगा, पानी के आयतन में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये तो हमें पता है कि नमक के घोलने से अगर पानी में नमक को घोल दिया तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। नमक को घोलने से उसका घनत्व तो बढ़ जाता है, लेकिन आयतन पर कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। पेट्रोलियम, सूर्य, जल या फिर वायु। तो साथियों पहले समझते हैं अक्षय संसाधन होते क्या है। अक्षय ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, मतलब उन्हें बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सूर्य, जल और वायु इन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ये अक्षय ऊर्जा संसाधन के रूप में आते हैं। लेकिन पेट्रोलियम को एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है आज के प्रैक्टिस सेट का, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो साथियों इसमें कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ मैथ की कैलकुलेशन है। हमें यह पता है कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में कितना धड़केगा। 1 घंटे में साथियों मिनट होते हैं 60, गुणा कर देंगे 60 से। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 के से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कैलकुलेशन करके आ जाएगा साथियों 1,03,638। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आज के प्रैक्टिस सेट का, हरी खाद से क्या तात्पर्य है। हरी खाद किसको कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर 1 है लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना, फसलों में कृमिनाशक डालना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना या फिर फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों लेग्यूमिनस कुल के पौधे हरी खाद के मुख्य स्रोत होते हैं। इन पौधों की खड़ी फसल को, इन पौधों को पहले उगाया जाता है और उसकी खड़ी फसल को काटकर खेत में जोतकर ऐसे ही दबा दिया जाता है, जो खेतों की उर्वरकता को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, किलोन है। किलोन क्या है? कायिक रूप से उत्पादित पौधे, एकल जनक से प्राप्त पौधे, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों पहले समझते हैं कि क्लोन किसको कहते हैं। क्लोन किसी कोशिका का प्रतिरूप तैयार करना होता है। हम किसी भी कोशिका का प्रतिरूप तैयार करें उसको हम कहते हैं क्लोन, जिसमें आनुवांशिक तथा व्यवहारिक गुण समान होते हैं, जिसका हम क्लोन बना रहे होते हैं। और क्लोन बनने के बाद जो तैयार हो जाता है उसके गुण आनुवांशिक और व्यवहारिक दोनों जिसका हमने क्लोन बनाया है उसी की तरह होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा या फिर रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो साथियों पहले समझ लेते हैं कि कोयले की अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। कोयले की अंगीठी से मेनली उत्सर्जन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। और बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने पर कमरे में CO की मात्रा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे शरीर के रक्त में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। साथियों यहां तक हो सकता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूहों में बांटता है। प्रत्येक समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं या चिपके हुए हैं। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं और तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है इस एग्जाम्पल को कराकर, इस क्रिया विधि को या इस गतिविधि को कराकर? ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक सद्भाव, एकता में शक्ति का पाठ, सामुद्रिक जीवों का विविधता या फिर ठोस द्रव और गैस की प्रकृति। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठोस द्रव और गैस की प्रकृति को समझाना चाह रहा है कि जो बच्चे, जिस ग्रुप के बच्चे आपस में एक दूसरे गले लगकर खड़े हैं, चिपक के खड़े हैं, तो वो दर्शा रहे हैं साथियों ठोस को, क्योंकि ठोस के अणु आपस में बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, मतलब आपस में होते हैं। ठोस के अणु साथियों पास पास होते हैं। इसके अलग जो दूसरा ग्रुप है जिसमें हाथ पकड़कर थोड़ी सी दूर खड़े हुए, वो समझा रहा है द्रव को। उससे हमें समझ में आ रहा है द्रव कि द्रव के अणु थोड़े से दूर दूर होते हैं, और लास्ट वाले जो दूर दूर खड़े हैं वो समझा रहे साथियों गैस को कि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये ठोस द्रव और गैस की प्रकृति को शिक्षक यहां पर समझाना चाह रहा है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 18 है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या फिर खनिज लवण। साथियों क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर किसके उदाहरण है। क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, तो क्वेश्चन का टाइप आपका ये होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि साथियों आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 आज के प्रैक्टिस सेट का, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। कुनैन नामक दवा कहां से प्राप्त होती है? एकोनाइट के पौधे से, नीलगिरी के पौधे से, सिनकोना के पौधे से या फिर जलीय पौधे से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कुनैन नामक दवा सिनकोना। सिनकोना एक पौधा होता है, इसकी छाल से प्राप्त की जाती है और यह दवा ज्वार नाशक के रूप में उपयोग की जाती है। ज्वार नाशक के रूप में यह दवा उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, अवलोकन, प्रयोग व कौन सी विज्ञान की 3 विधियां हैं? 2 विधियां हमें दे रखी हैं, अवलोकन, प्रयोग। हमें तीसरी विधि का नाम बताना जो विज्ञान की 3 विधियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 परिकल्पना, निगमन, मापन या फिर अनुमान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 निगमन। अवलोकन, प्रयोग और निगमन ये विज्ञान की 3 विधियों के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। एक तरफ चित्रकला दी हुई है और दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य या प्रदेश। तो साथियों पहले नंबर पर आता है कलमकारी। कलमकारी चित्रकला कहां की है? पिथौरा चित्रकला, वारली चित्रकला और मधुबनी चित्रकला। तो साथियों मधुबनी चित्रकला बिहार की है, वारली चित्रकला महाराष्ट्र की है, पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की है और कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। यह बिल्कुल सही क्रम ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों इस एक प्रश्न में भी हमारे 4 प्रश्न बन रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कलमकारी चित्रकला कहां से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश से, वारली चित्रकला महाराष्ट्र से और मधुबनी चित्रकला बिहार से। एक प्रश्न में भी हमने 4 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 21 है, रिक्त स्थान एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। ऑप्शन नंबर 1 शनि, मंगल, सूर्य या फिर चंद्रमा। तो कौन सा वलय से घिरा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 शनि, कि शनि एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है। साथियों शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर और धूल के कणों से निर्मित एक घेरा है, जिसको वलय या घेरा कुछ भी कह सकते हैं, वो पाया जाता है, जिनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। और यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। पहले नंबर पर बृहस्पति आता है, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इसके इर्द गिर्द बलियों की संख्या साथियों 7 है। शनि के आसपास जितने भी बलय है वो टोटल बलय है 7। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसके उपग्रह का नाम आ जाता है, तो साथियों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आज के प्रैक्टिस सेट का, कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा पौधे अपना प्रजनन करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण, संघनन या फिर परागण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों परागण। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। परागण क्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। साथियों परागण विभिन्न माध्यमों से हो सकता है, जैसे जल, वायु, जीव या जंतुओं के द्वारा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आज के प्रैक्टिस सेट का। फारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने डिग्री फारेनहाइट होता है? साथियों हमें पानी का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में बताते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो सभी को पता है, लेकिन हमें यह बताना है कि फारेनहाइट में कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 212 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर फारेनहाइट में पानी के क्वथनांक की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो यह होगा 212 डिग्री फारेनहाइट। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 24 है, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? वह पदार्थ किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 उष्मा का अच्छा कुचालक, उष्मा का अच्छा सुचालक, उष्मा का अर्धचालक या फिर हीटर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 उष्मा का अच्छा सुचालक। वह पदार्थ जिसमें उष्मा का संचालन एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से हो जाता है, वो साथियों उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 आज के प्रैक्टिस सेट का। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हम पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन बी की कमी से, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो है तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का बनना विटामिन के कारण होता है, क्योंकि साथियों इस विटामिन में प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमाता है। प्रोथ्रोम्बिन नाम का इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। साथियों विटामिन के का रासायनिक नाम आ जाता है लिखने के लिए, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेफ्टोक्विनोन। नेफ्टोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, विलयन पार्ट की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो साथियों विलयन मिलकर बना हुआ होता है दो चीजों से, एक होता है हमारा विलायक और दूसरा होता है विलेय। एक विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है। तो जिसमें हम चीज को घोलते हैं वो होता है हमारा विलायक, और जिसको घोलते हैं उसको कहा जाता है विलेय। तो हमें घोलने वाली चीज लेनी है, जिसको हमें घोलना है वो हमें बताना है कि वो कौन सी लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है नारियल का पानी, नारियल का तेल, पारा या फिर सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सोडियम क्लोराइड को ही हम नमक कहते हैं, तो हमें नमक लेनी चाहिए विलेय के रूप में। अब एक तो यह इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएगी। दूसरा रीजन होगा साथियों इसकी घुलनशीलता पानी में बहुत ज्यादा है, यह जल में अत्यंत घुलनशील है, इसके लिए हमें सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 2 कक्ष, 1 कक्ष, 3 कक्ष या फिर 4 कक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब वो 4 कक्ष होते कौन कौन से? तो इसमें 2 तो होते हैं साथियों निलय, 2 को हम निलय कहते हैं, और बाकी बचे हुए 2 को हम कहते हैं आलिंद। बाकी 2 को क्या कहते हैं साथियों? आलिंद कहते हैं। ये टोटल 4 कक्ष होते हैं। वास्तव में साथियों हृदय पेशियों से बना हुआ होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी होती है, और ये हमें पता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में साथियों 72 बार धड़कता है, और इसका औसतन भार, मनुष्य के हृदय का औसतन भार 300 से 350 ग्राम तक हो सकता है। 300 से 350 ग्राम तक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार हो सकता है। और साथियों गर्भाधान के प्रेग्नेंट के 5वें सप्ताह में उस बच्चे का, उस शिशु का हृदय धड़कना शुरू कर देता है, जो गर्भ में होता है 5वें हफ्ते में धड़कना शुरू कर देता है साथियों उसका हृदय, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके। ऑप्शन नंबर 2 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक गर्म करके। ऑप्शन नंबर 3 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट, या फिर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 सेकंड तक गर्म करके। या ऑप्शन नंबर 4 है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड, और 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड और 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके दूध का पाश्चीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 29 है कि वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं, आमतौर पर देखी जा सकती हैं, जो हमें साधारण आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, वो कैसे देखी जा सकती हैं? ऑप्शन नंबर 1 गामा किरण के द्वारा, एक्स किरण के द्वारा, बीटा किरण के द्वारा, या फिर अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा।
तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा, यूवी रेज के द्वारा हम उन चीजों को देख सकते हैं जो हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है ये, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 1, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, वनों का वर्गीकरण करना, राज्य को अपने भूभागों में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्त देना, या फिर पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो क्या है वन अधिकार नियम 2006? ये आपको हमें इसका आंसर कमेंट करके बताना है, तो जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो साथियों ये थे हमारे 30 आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।